स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स क्विज के पर्सपेक्टिव से। क्विज नंबर सेकंड का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स आपसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है फॉरेन पावर्स के रिगार्डिंग में कि कौन सा ऐसा फॉरेन पावर है जो सबसे लास्ट समय के अंदर में इंडिया के यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स के रिगार्डिंग में आते हैं। और इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के अंदर आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा फॉरेन पावर है जो सबसे लास्ट समय के अंदर में इंडिया का जो टेरिटोरियल एरिया है उनके द्वारा लेफ्ट है वो किया गया था। ये जो सेकंड पार्ट के अंदर जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी के द्वारा 90s के समय में पूछा गया है प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में। और आप देखिए कि फॉरेन पावर्स का जो डिस्कशन है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो इनिशियल पार्ट है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स फॉरेन पावर्स का इंडिया के अंदर अराइवल होता है वो आप देखिए कि ट्रेड एंड कॉमर्स का जो एक्टिविटी है उसको वो कैरी आउट करते हैं इनिशियल पार्ट के अंदर में। फिर उनके द्वारा ट्रेड एंड कॉमर्स के रिगार्डिंग में कुछ स्पेशल राइट्स हैं उनको गेन कर लिया जाएगा, स्पेशल प्रिविलेज को गेन कर लिया जाएगा, जिसका कि लोकल जो किंग्स एंड किंगडम्स हैं उनके द्वारा अपोज है वो किया जाएगा। और अपोज आप देखिए कि डिफरेंसेस के रूप से इमर्ज होगा जो कि बैटल का जो फॉर्म है वो लेते हैं लेटर पार्ट के अंदर में। इसी तरीके का जो फर्स्ट मेजर बैटल है वो आपको 1757 के समय में देखने के लिए मिलेगा, जो कि आप देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो उस समय नवाब हुआ करते थे उनके बिटवीन के अंदर एक बैटल है वो फोर्ट होता है 1757 के समय में, जिसको कि हम बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं। और आप देखिए कि किंग्स एंड किंगडम्स का जो अपोज है वो लेटर फॉर्म के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। 1857 तक यहाँ पे आपको कंटिन्यूस जो लोकल जो पावर्स है उनका रेजिस्टेंस है ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में, जो कि आप देखिए कि 1857 जिसको कि हम रिवोल्ट ऑफ 1857 के नाम से जानते हैं और वीडी सावरकर के द्वारा 1857 का जो क्रांति है उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का जो टाइटल है वो भी दिया गया है। तो बेसिकली इस तरीके से इस टाइम पीरियड के दौरान में आपको मेजरली जो रेजिस्टेंस का सिचुएशन है वो क्रिएट होएगा। बट आप देखिए कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जब अपने आप को यहाँ पे सेटअप किया गया था, इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके द्वारा जब अपने आप को यहाँ पे पावर के रूप से सेटअप किया गया 1757 का प्लासी के बाद में और 1764 का जो बक्सर है उसके बाद में जो पावर को कंसोलिडेट किया जाता है, उससे पहले आप देखिए कि उनके द्वारा एक और यहाँ पे एक्टिविटी देखने के लिए मिलेगा कि अदर जो फॉरेन पावर्स इंडिया के लिए आई हैं उनको भी उनके द्वारा यहाँ से जो निकाला जाए, उनको यहाँ से एक लिमिटेड एरिया के लिए जो कन्फाइन है वो कर दिया जाए। तो इसी तरीके से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जो पोर्तुगीज हैं, डच हैं और इसके अलावा फ्रेंच के साथ में जो उनका मेजर राइवलरी है वो क्रिएट होता है, जो कि 1760 के समय फ्रेंच को लिमिटेड है वो कर देंगे वो यहाँ पे चंद्रनगर का जो एरिया है, पुडुचेरी का जो एरिया है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में, वहाँ पे बैटल ऑफ वांडीवोस के बाद में जिसके लेटर फेज के अंदर में पेरिस का जो ट्रीटी है 1763 के समय में साइन होता है ब्रिटेन का जो पावर है और फ्रेंच का जो पावर्स हैं उनके बिटवीन के अंदर में। अब फॉरेन पावर्स के इंडिया के अंदर अराइवल के बारे में अगर हम रीड करें तो सबसे पहले आप देखिए कि पोर्तुगीज हैं वो आते हैं। वैसे तो कोलंबस के द्वारा इंडिया का जो सर्च के लिए एक अपना जो उनका एक टूर है वो स्टार्ट करते हैं, बट कोलंबस बेसिकली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो रीजन है वहाँ पे वो पहुँचते हैं, उस एरिया के अंदर वो पहुँच जाते हैं। जो कैरेबियन सी का एरिया है वहाँ पे उनका ट्रैवल होता है। तो पोर्तुगीज 1498 के समय में पोर्तुगीज इंडिया के लिए विजिट करते हैं। फर्स्ट जो पावर इंडिया के लिए आती है वो है स्टूडेंट्स पोर्तुगीज, वास्को डिगामा के रूप से। फिर उनके बाद में इनके द्वारा अपना एक कंपनी बना के जो सेंड है वो किया गया। लेटर फॉर्म के अंदर में आपको जो डच हैं उनका इंडिया के अंदर अराइवल है वो देखने के लिए मिलेगा कि आप देखिए कि पोर्तुगीज के बाद में आपको जो डच हैं वो भी इंडिया के लिए आते हैं। 1596 के समय में डच हैं वो भी इंडिया के लिए आएंगे। इस समय में आप देखिए कि पोर्तुगीज 1510 के समय में इनके एक गवर्नर हुआ करते थे अल्फांजो, जिनकी इच्छा हुआ करती थी कि टेरिटोरियल एरिया है उसको क्लेम किया जाए। कुछ एरियाज वो क्लेम भी करते हैं, हमारे वेस्टर्न कोस्ट के जो एरिया हैं वहाँ पे इनके द्वारा अपना जो टेरिटोरियल पावर है उसको भी गेन किया गया था। लोकल जो किंग्स हैं, लोकल किंगडम्स हैं उनके साथ में बैटल करते हैं। डच के बाद में आप देखिए कि आपको जो इंग्लिश है उनका अराइवल देखने के लिए मिलेगा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया के लिए आती हैं जब अदर पावर्स ने केप ऑफ गुड होप के ईस्टर्न पार्ट के अंदर में ट्रेड के जो न्यू रूट्स हैं, ट्रेड के जो न्यू एरियाज हैं उनको सर्च किया। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी कॉन्स्टिट्यूट होता है 1608 के समय में ऑफिशियली इनका अराइवल होता है। वैसे कंपनी तो 1600 के समय ही बना लिया गया था।
बाद में स्टूडेंट्स आपको जो फ्रेंच के जो वहाँ पे जो रूलर हुआ करते थे, लुइस 14 नाम के एक रूलर हैं फ्रेंच के एक रूलर हैं लुइस 14, उनके द्वारा 1668 के समय में फ्रेंच का यहाँ पे अराइवल के रिगार्डिंग में जो ग्रांट है उसको वो कैरी करते हैं। परमिशन उनके द्वारा ग्रांट किया गया, किसके द्वारा? लुइस 14 है, लुइस 14 है उनके द्वारा। अब आप देखिए कि सबसे लेट फेज के अंदर में कौन इंडिया के अंदर एंट्री किए हैं? फ्रेंच यहाँ पे सबसे लेट फेज के अंदर एंट्री किए हैं, तो बी ऑप्शन के अंदर है और सी ऑप्शन के अंदर ये दिया गया है। सेकंड, अगर हम इंडिया से लीव करने के रिगार्डिंग में रीड करें तो आप देखिए कि फ्रेंच तो बेसिकली जब 1760 के समय में बैटल ऑफ वोंडीवोस के बाद में इनका जो कन्फाइन एरिया है वो पोंडुचेरी का एरिया है, पुडुचेरी का जो एरिया है और अब चंद्रनगर का जो एरिया है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में, वहाँ पे ये कन्फाइन हुआ करते हैं। पोर्तुगीज का भी प्रेजेंस जो है वो वेस्टर्न कोस्ट के अंदर में गोवा है, दीव है, दमन है, दादर एंड नागर हवेली है, उस एरिया के अंदर में इनका जो लिमिटेशन है वो हुआ करता था। और मेजरली डच का इंडिया के अंदर में आप देखें कि इंडिया से जाके इनके द्वारा साउथ ईस्ट एशिया के जो आइलैंड कंट्रीज हैं वहाँ पे अपना पावर का कैप्चर का कोशिश किया गया। इंडिया के अंदर में इनका ज़्यादा समय के लिए जो प्रेजेंस है वो नहीं रहेगा। इंग्लिश के अगर हम बात करें तो इनका मेजरली डोमिनेशन है। अब यहाँ से पावर्स के वापस से लेफ्ट करने के बारे में अगर हम रीड करें तो आप देखिए कि फ्रेंच के अंडर में है पुडुचेरी को आप देखिए कि इंडिया के अंदर जो ऐड किया गया था वो किया गया था 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। बट वहाँ पे जो फ्रेंच जो पावर है उनसे उनको ऑलरेडी इंडिया से रिमूव है वो कर दिया गया था 1954 के समय ही। 1954 के समय फ्रेंच से पुडुचेरी को जो लेफ्ट है वो करवा लिया गया था, उसको इंडिया के अंदर में ऐड जो किया गया वो 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया। इंग्लिश का जो इंडिया से लेफ्ट है वो 1947 के बाद में है, उनके बाद में उनका प्रेजेंस नहीं रहेगा इंडिया के अंदर में। पोर्तुगीज आप देखिए कि सबसे पहले उनका अराइवल हुआ था और सबसे लेट वो इंडिया से जाते हैं। किस तरीके से स्टूडेंट्स? क्योंकि स्टूडेंट्स जो गोवा है, दीव का एरिया है, दमन का एरिया है, गोवा, दीव एंड दमन जो हैं ये बेसिकली पोर्तुगीज के द्वारा लेफ्ट है वो नहीं किया गया था। इसको इंडिया के अंदर जब ऐड किया गया तो पुलिस एक्शन ऑपरेशन विजय है वो लॉन्च किया गया था। पुलिस एक्शन के थ्रू इनको जो इंडिया के अंदर जो ऐड है वो करवाया जाता है बाद में 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। बट इनको आप देखिए कि 1961 के समय पुलिस एक्शन है उसको कैरी आउट करना पड़ा था इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा, जब यहाँ पे पोर्तुगीज के द्वारा गोवा, दीव एंड दमन है उसको लेफ्ट किया गया। तो राइट आंसर यहाँ पे है सी ऑप्शन स्टूडेंट। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है कि सबसे लेट जो पावर इंडिया के लिए आते हैं वो है फ्रेंच और सबसे लेट जो इंडिया से जो यहाँ से लेफ्ट करते हैं वो है पोर्तुगीज। तो ये अर्लियर फेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री के डिस्कशन है और आप देखिए कि पोस्ट इंडिपेंडेंस की डिस्कशन है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को जब आप रीड करोगे तो आपको पावर्स के लेफ्ट के बारे में पता लगेगा, जिसमें गोवा को फिर 1987 के समय में गोवा को अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम के साथ में 1987 के समय स्टेटहुड है उससे रिकॉग्नाइज कर दिया गया। दीव एंड दमन को यूटी के रूप से सेटअप कर दिया गया। बाद में आप देखिए कि दीव एंड दमन है उनको दादर एंड नागर हवेली के साथ में मर्ज करते हुए 1 यूटी है उसको क्रिएट कर दिया गया है 2019 के समय में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फॉरेन पावर्स के बारे में जिसको हमने रीड किया। अब यहाँ पे प्लेसेज के पर्सपेक्टिव से है सेकंड क्वेश्चन के अंदर में, और वो जो प्लेसेज हैं वो किस वाटर बॉडी के अंदर में सिचुएटेड हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आप देखिए कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के अंदर तो 3 टाइप से क्वेश्चंस भी पूछ लिए गए। वहाँ पे हो सकता है कि ये जो आइलैंड्स हैं, जो प्लेसेज हैं, वो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए कि किस तरीके के आइलैंड है, क्या वोल्केनिक आइलैंड है या किस तरीके से इनका क्रिएशन हुआ, ज्योग्राफिकल जो फीचर है उसके रिगार्डिंग में भी आपसे मैथ्स द कॉलम के अंदर जो सवाल है वो पूछा जा सकता है। तो कच्चा थीव जो लास्ट ईयर न्यूज के अंदर में था, लास्ट ईयर अप्रैल के समय में आप देखिए कि जनरल इलेक्शन के दौरान में काफ़ी ज़्यादा न्यूज के अंदर में था, पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा इसको मेंशन है वो किया गया था। तो जो कच्चा थीव है वो बेसिकली स्टूडेंट्स पाल्क स्ट्रेट का जो एरिया है, पाल्क स्ट्रेट जो कि हमारे यहाँ पे सदर्न पार्ट के अंदर में सिचुएटेड है, पाल्क बे को गल्फ ऑफ मन्नार के साथ में कनेक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स पाल्क जो स्ट्रेट है, पाल्क स्ट्रेट के एरिया के अंदर सिचुएटेड है, पे ऑफ बंगाल के अंदर नहीं है। सागर आइलैंड जो आप देखिए कि जनवरी के समय ये न्यूज़ के अंदर में था, सागर आइलैंड के वहाँ पे
गंगा सागर का जो मेला है वो लगता है जनवरी, लास्ट ईयर जनवरी के समय भी, और इस साल का जो जनवरी का जो समय है, जनवरी फरवरी का, उस समय भी ये न्यूज के अंदर में था। सागर आइलैंड, वहाँ पे गंगा सागर का जो मेला है वो ऑर्गेनाइज होता है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का डिमांड है कि इसको बेसिकली नेशनल मेला का जो टाइटल है वो दिया जाए। तो गल्फ ऑफ खंबात जो है वो वेस्टर्न पार्ट के अंदर में है, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट के अंदर सिचुएटेड है। तो आप देखिए कि फर्स्ट जो मैच है वो भी करेक्ट नहीं है, वो बे ऑफ बंगाल के अंदर ना होते हुए पाल्क स्ट्रेट के एरिया के अंदर में है। ये गल्फ ऑफ खंबात में ना होते हुए बे ऑफ बंगाल के रीजन के अंदर में है। सेंट मार्टिन आइलैंड, आप देखिए कि बांग्लादेश के वहाँ पे जैसे ही पावर का चेंज होता है अगस्त के मंथ के दौरान में, तो सेंट मार्टिन आइलैंड के रिगार्डिंग में जो फॉर्मर पॉलिटिकल लीडर हैं शेख हसीना मैम, उनके द्वारा कहा गया था कि जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो सेंट मार्टिन आइलैंड को कैप्चर करने का कोशिश करना चाहते हैं, उनके द्वारा उसको अपोज किया गया था, ऐसा उनका एक स्टेटमेंट था। तो इस वजह से सेंट मार्टिन आइलैंड है वो न्यूज में था। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? बे ऑफ बंगाल का ही जो ईस्टर्न पार्ट है। जो आप देखिए कि आपने बांग्लादेश का अगर आपने एक्सटेंशन को रीड किया होगा, बांग्लादेश का जो कंप्लीटली जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे ये जो सेंट मार्टिन आइलैंड है वो सिचुएटेड है, जहाँ पे आप देखिए कि बांग्लादेश म्यांमार का जो बॉर्डर है वो शेयर होता है। तो सपोज कीजिए इस तरीके से यहाँ पे बांग्लादेश सिचुएटेड है, उसका एक एक्सटेंशन है, तो इस एरिया के अंदर में सेंट मार्टिन आइलैंड है वो सिचुएटेड है। सेंट मार्टिन आइलैंड जहाँ पे आपको कोक्स बाजार है, भाषण चार आइलैंड है, उन सब का प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलेगा। तो बे ऑफ बंगाल के अंदर ही है, गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर नहीं है, जो कि वेस्टर्न पार्ट के अंदर में है। तो कितने यहाँ पे जो पेयर्स हैं वो करेक्टली मैच है? एक भी पेयर है वो करेक्टली मैच है वो नहीं है। तो डी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में हम इसको रीड करते हैं। टेरर फाइनेंसिंग भी आप देखिए कि जो टर्म है वो इसके डोमेन के अंदर ऐड किया गया है 2006 या 10 के समय में। टेरर फाइनेंस है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा समय समय पे कंट्रीज को एग्जामिन किया जाता है, इनके लिस्ट के अंदर में ऐड कर दिया जाएगा अगर कहीं पे टेरर फाइनेंसिंग किया गया है किसी कंट्री के द्वारा। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग में, जैसे कि आप देखिए कि हमारा यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, पीएमएलए एक्ट है, जो न्यूज़ के अंदर में था लास्ट ईयर के दौरान में। जो हमारी कुछ एजेंसीज के द्वारा जो आप देखिए कि रेड की जाती हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इन सब के द्वारा जब रेड की जाती हैं, तो ये जो एक्ट है वो काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर में था। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो कि आप देखिए कि मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग में क्रिएट हुआ था, वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कौन से ग्रुप ऑफ कंट्रीज के द्वारा इसको सेटअप किया गया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इन कंट्रीज को रीड करेंगे कि कब इनका जो ग्रुप्स है उनका सेटअप हुआ। सबसे पहले आप देखिए कि G20 के बारे में अगर हम रीड करें तो आपको याद क्या रखना है, G20 एक फोरम है। G20 क्या है स्टूडेंट्स? एक फोरम है, ग्रुप नहीं है परमानेंट। क्योंकि आप देखिए कि इसका जो परमानेंट हेडक्वार्टर है वो नहीं है, परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। जहाँ पे भी मीटिंग कंडक्ट होती है वहाँ पे 1 ईयर के रिगार्डिंग में टेम्परेरी सेक्रेटरीट है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। G20 के अंदर में स्टूडेंट्स 20 कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन नाम के जो यहाँ पे ग्रुप्स हैं, अफ्रीकन यूनियन एंड यूरोपियन यूनियन नाम के जो ग्रुप्स हैं वो भी इसका पार्ट है। अफ्रीकन यूनियन को जो जब इंडिया के अंदर मीटिंग कंडक्ट हुआ था तो उसी समय में ऐड किया गया था। 99 के समय में फाइनेंस मिनिस्टर्स का जो मीटिंग है, जो सेंट्रल बैंक जो हुआ करता है हमारे जैसे आरबीआई है उस तरीके से जो सेंट्रल बैंक्स का जो रेगुलेटरी एजेंसी है उनका ये मीटिंग हुआ करता था। बाद में आप देखिए कि 2008 के समय से जो पॉलिटिकल लीडर्स का मीटिंग है उसके रूप से इसको कन्वर्ट किया गया। तो 2008 के समय में पॉलिटिकल लीडर्स के मीटिंग के रूप से ये सेटअप हुआ है। तो ये G20 है जहाँ पे इस तरीके से ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं। फिर आप देखिए कि G7 जो मेजर इकोनॉमीज है उनका ये ऑर्गेनाइजेशन है वो सेटअप होता है। कब ये सेटअप हुआ था स्टूडेंट्स? 1975 के समय में। तो आपसे ये काफ़ी बार सवाल हो सकता है कि G20 का फर्स्ट सेटअप हुआ, G7 का हुआ, तो ये आपको ईयर्स भी पता होने चाहिए। 1975 के समय इसको सेटअप किया गया था। कौन सा 7 कंट्रीज इसका पार्ट है स्टूडेंट्स? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूएस, यूके। फिर आप देखिए कि यूएस के जो नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में जो कनाडा है, कनाडा नाम का जो कंट्री है, फ्रांस है, जर्मनी है, फ्रांस है, जर्मनी इसका पार्ट है स्टूडेंट्स। जर्मनी के बाद में आप देखिए कि इटली है, इटली है, और स्टूडेंट्स जापान है।
जापान है। तो आप देखिए कि यहाँ पे चाइना इसका मेंबर नहीं है, जो हो सकता है क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाए कि G7 के जो सभी वीटो पावर कंट्री हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में, क्या वो G7 के मेंबर्स हैं? तो आप देखिए कि चाइना इसका मेंबर नहीं है। रसिया अर्लियर फेज के अंदर मेंबर हुआ करता था, बट यूक्रेन के वहाँ पे एक क्रीमियन नाम का जो पेनिनसुलर है, जो कि बेसिकली ब्लैक सी के अंदर सिचुएटेड है, क्रीमिया जो पेनिनसुला है, उसको अनेक्स जब उनके द्वारा किया गया तो रसिया को इससे जो सस्पेंड है वो कर दिया गया था। G77 के बारे में अगर हम डिस्कस करें, G77 स्टूडेंट्स, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ये तो और भी अर्लियर फेज के अंदर में है। डेवलपिंग कंट्रीज का ये ग्रुप है G77, जो कि 1964 के समय सेटअप हुआ था। काफ़ी सारे कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, पर आप देखिए कि 1964 के समय में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका ये ग्रुप है। G4 के रिगार्डिंग में अगर हम रीड करें तो स्टूडेंट जो G4 है ये आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म के रिगार्डिंग में है। 4 कंट्रीज जो एडवोकेट करते हैं कि हमें सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में और जो मेंबर कंट्रीज हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अब चेंज हो चुका है। 1945 के समय जब सेटअप हुआ था तो उस समय जो अदर कंट्रीज वहाँ पे मेजर पावर हुआ करते थे। प्रेजेंट समय में जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में और मेंबर्स को ऐड करने का ज़रूरत है जियोपॉलिटिक्स के चेंज की वजह से। तो ये 4 कंट्रीज हैं जिनके द्वारा डिमांड किया जाता है कि 5 जो वीटो पावर्स हैं उनको यहाँ पे चेंज करते हुए 10 या 20 जो वीटो पावर्स हैं वो कर दी जाए। सिक्योरिटी काउंसिल के आप देखिए कि 4 मेंबर्स के बारे में अगर हम रिफॉर्म्स के बारे में रीड करें तो इंडिया है, इंडिया इसका पार्ट है। साउथ आप देखिए एशियन कॉन्टिनेंट से जो है जापान भी इसको एडवोकेट करता है G4 को। और 2005 के समय इन कंट्रीज के द्वारा ये ग्रुप है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था G4 को। इंडिया जापान के अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे जर्मनी है, इनके अलावा जर्मनी है, जर्मनी के अलावा स्टूडेंट्स ब्राज़ील है, जर्मनी के अलावा ब्राज़ील है। अब इन 4 कंट्रीज को अपोज करने वाला भी एक क्लब है जिसको कॉफ़ी क्लब का नाम दिया गया है। वो कॉफ़ी क्लब के अंदर में इंडिया का अपोज पाकिस्तान है, जापान का अपोज करने वाला साउथ कोरिया है, जर्मनी का अपोज करने वाला आप देखिए कि इटली नाम का या स्पेन नाम का जो कंट्री है। फिर स्टूडेंट्स इसके अलावा ब्राज़ील का जो अपोज करने वाला जो कंट्री है वो बेसिकली आप देखिए कि साउथ अफ्रीका भी है, और वहाँ पे जो सिचुएटेड वेनेजुएला एंड अदर कंट्रीज जो लैटिन अमेरिका का पार्ट है वो इनका अपोज करते हैं, वो कॉफ़ी क्लब के मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का वो है G7 जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा, जो बिग पावर कंट्रीज हैं उनके द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग में इसका सेटअप किया गया था 1989 के समय में। 1989 के समय इसको सेटअप कर दिया गया था स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को। मनी लॉन्ड्रिंग को अर्लियर फेज के अंदर में उसके रिगार्डिंग में सेटअप हुआ था। फिर टेरर जो फाइनेंस है, टेरर फाइनेंस को बाद में ऐड किया गया था इसके डोमेन के अंडर में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है, लास्ट ईयर प्रीलिम्स के अंदर पूछ लिया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो कोको का प्रोड्यूसर कंट्रीज है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट के अंदर में ये सिचुएटेड कंट्रीज हैं। अब आप देखिए कि अल्जीरिया एंड मोरक्को के बारे में अगर हम रीड करें तो अल्जीरिया एंड मोरक्को नाम के जो कंट्री हैं वो बेसिकली आप देखिए कि मेडिटेरियन क्लाइमेटिक कंडीशन है वहाँ पे। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर में कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे मेडिटेरियन क्लाइमेटिक कंडीशन है। मेडिटेरियन क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स? लॉन्ग विंटर्स हुआ करती हैं। मेडिटेरियन क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि लॉन्ग समर है, फिर विंटर्स आती हैं, और विंटर के समय में बारिश होती है, विंटर के समय में आपको रेन देखने के लिए मिलेगा। साइट्रस फ्रूट्स हैं उनका प्रोडक्शन हुआ करता है मेजरली, ऑरेंज हैं, लेमन्स हैं। इसी वजह से लिक्कर इंडस्ट्री का जो सेटअप वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जो वाइन इंडस्ट्री है उनका सेटअप मैक्सिमम हुआ करता है। उन्हें मेडिटेरियन क्लाइमेटिक कंडीशंस जो मेडिटेरियन सी है उसके आसपास ये मिला करते हैं। आप देखिए कि हमारे भी जो विंटर के समय जो बारिश होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में, जो कि रबी की क्रॉप के लिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बेनिफिशियल बारिश हुआ करती है, स्पेशली दिसंबर एंड जनवरी के समय में। तो विंटर का जो बारिश है जिसको मावट के नाम से भी जानते हैं, वो बेसिकली मेडिटेरियन से ही जो हमारे जो रेन बियरिंग विंड्स हैं वो मॉइस्चर को गेन करती हैं वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बोट्सवाना एंड नामीबिया हैं, जो कि आप देखिए कि सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के वहाँ पे सिचुएटेड हैं। बोट्सवाना एंड नामीबिया जहाँ पे आपको बेसिकली साउथ अफ्रीका के नियर बाई एरिया के अंदर में है।
तो यहाँ पे तो एलिफेंट्स का मेजरली प्रेजेंस है, यहाँ पे ग्रासलैंड का मेजरली डोमिनेशन है। कोको आप देखिए कि जो चॉकलेट जिससे बनता है, तो ये मेजरली बताया, ये आपको ये अंदाजा होना चाहिए इसके लिए ह्यूमिडिटी मोर बारिश है उसका रिक्वायरमेंट है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम बात करें मडागास्कर एंड मोजाम्बिको के बारे में है, जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर में है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर में है। तो आइवरी कोस्ट एंड घाना जो है वो इसके राइट आंसर है। ये लास्ट ईयर बोथ कंट्रीज हैं जिनको कि द हिंदू के अंदर में फरवरी के समय मेंशन किया था, और जून के समय जब पेपर हुआ तो उसको ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। वर्ल्ड के जो यहाँ पे आपसे जो टॉपिक्स आते हैं, वर्ल्ड का जो पेज है उसके ऊपर ये मेंशन किया गया था कि इन जो कोको का जो प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन हुआ है कम बारिश रिसीव होने की वजह से। कोस्टा रिका एंड घाना नाम का जो कंट्री है वहाँ पे, जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर में सिचुएटेड है। अभी ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं, पीएम सर हैं, उनके द्वारा नाइजीरिया के वहाँ पे विजिट किया गया था, तो उस वजह से भी ये न्यूज़ के अंदर में थे, तो आपको ये जो सहारा रीजन है, जो साहेल रीजन है, इसके अलावा आप देखिए कि गल्फ ऑफ गिनिया के आसपास के जो कंट्रीज हैं इनको आप ज़रूर से प्रैक्टिस कर लेना, वहाँ से जो फ्लो करने वाली रिवर्स को प्रैक्टिस कर लेना। हमने जनवरी के समय में जो प्लेस इन न्यूज़ का जो करंट अफेयर है उसके अंदर में इसको डिस्कस किया था, कोकोज के रिगार्डिंग में जो प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं इनके एरिया के बारे में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है नॉर्दर्न सी के बारे में। नॉर्दर्न सी का लोकेशन तो आपको पता होगा, अभी ये रिसेंटली भी न्यूज़ के अंदर में था। रिसेंटली आप देखिए कि 2 वहाँ पे जो शिप्स हैं उनका कोलिजन हुआ, फायर का इंसिडेंट है वो सामने आया। क्वेश्चन हमें आपसे पूछ लिया गया कि इनमें से कौन से ऐसे कंट्री हैं जो अपना बॉर्डर है वो शेयर करते हैं नॉर्दर्न सी के साथ में। ये प्रीलिम्स 2024 का ये क्वेश्चन है। तो आप देखिए कि फिनलैंड जो सिचुएटेड है वो कहाँ पे है, बाल्टिक सी के अंदर में ये सिचुएटेड है, बाल्टिक सी है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। इसके अलावा स्टूडेंट जो रसिया है वो भी आप देखिए कि बाल्टिक सी के अंदर ही अपना एरिया है वो शेयर करता है, क्योंकि बाल्टिक सी के अंदर में जो कैलिनिनग्रैड नाम का एरिया है जिसके जो इनके कैप्चर के अंदर में है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नॉर्दर्न सी के बारे में, तो नॉर्दर्न सी के साथ अपना एरिया शेयर करने वाले जो कंट्री हैं वो है नॉर्वे, वो है स्टूडेंट्स नॉर्वे है। फिर आप देखिए कि ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन के अंदर में आप इंक्लूड करोगे स्कॉटलैंड को, स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड के अलावा आप देखिए कि इंग्लैंड है, इंग्लैंड है। फिर स्टूडेंट्स फ्रांस है, फ्रांस है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, फ्रांस है, बेल्जियम जहाँ पे नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स नाम की जगह के ऊपर में। फिर आप देखिए कि नीदरलैंड है जो कि वाटर के रिगार्डिंग में, डैम्स के रिगार्डिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है। फिर जर्मनी है स्टूडेंट, जर्मनी है, और डेनमार्क है। तो जर्मनी और नॉर्वे जो है इसके राइट आंसर हैं, तो 2 ओनली यहाँ पे राइट आंसर है वो रहेगा। तो ये आप देखिए कि 5 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है इसके अंदर में, जो क्विज नंबर 2 के अंदर में। हमने अर्लियर क्विज के अंदर में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपसे ज़्यादा पूछे, तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताना है क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम इंक्रीज करें। हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिक्रीज इस वजह से किए हैं कि जो स्टूडेंट्स का जो रिटेंशन कैपेसिटी है वो काफ़ी कम है। हम सोच रहे हैं कि 5 क्वेश्चंस को ही हम प्रैक्टिस करवाते हैं, क्योंकि आप देखिए कि स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे अगर 20 क्वेश्चंस आपको दिए एक क्विज के अंदर में, तो आप देखिए कि जो स्टूडेंट्स का जो एंगेजमेंट है वो काफ़ी कम आया है। तो हो सकता है कि 10 नंबर का जब क्विज हम कंडक्ट करेंगे 2 से 10 तक, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को 5 रखते हैं। अगर इंटरेस्ट स्टूडेंट्स का डेवलप होता है तो हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज करेंगे, जिस तरीके से रिजल्ट्स रहेंगे उसके हिसाब से। टोटल हम 100 के आसपास क्विज इसके अंदर कंडक्ट करेंगे, 100 के आसपास क्विज प्रीलिम्स के रिगार्डिंग में। और आप देखिए कि सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिकली जो डिस्कशन है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।